1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। भारतीय राजनीति में श्री लालू प्रसाद यादव और श्री था, बल्कि एक और बात थी जो इन सब में एक जैसी थी, और वो ये कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1971 के वॉर में भारत को लीड किया और हम जिस तरह से वॉर जीत गए, उससे न तो सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इंदिरा गांधी के नाम के जलवे फैल गए। लेकिन जल्दी ही समय ने करवट बदली और इंदिरा गांधी एक डेमोक्रेटिक लीडर की जगह एक डिक्टेटर की तरह फैसले लेने लगी। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी थी, तो लोगों के मुंह बंद थे, प्रेस की कलमें तोड़ दी गई थी, हजारों स्टूडेंट्स और ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था और पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के इशारे पर चलने को मजबूर हो गया था। पूरे 21 महीने चले इस इमरजेंसी की सच्चाई क्या थी? क्यों भारत में आज भी 1975 के इमरजेंसी को डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है? और आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी जिनका हवाला देकर इंदिरा गांधी ने देश में इतना लंबा इमरजेंसी पीरियड चलाया? नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब किसी कारणवश देश की इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने के कगार पर आ जाती है। इसके अलावा देश में जब अंदरूनी कारणों से अगर सिविल वॉर या राइट्स जैसे सिचुएशन बनते हैं जिससे देश की सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। इस दौरान लोगों को स्थिर रखने के लिए और देश में सुरक्षा बहाल रखने के लिए लोगों को ग्रुप्स में इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में इमरजेंसी का प्रोविजन है जिसमें लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट सहमत है कि देश की सिक्योरिटी एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन के चलते खतरे में है, तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे देश में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के किसी भी स्थिति को संभालने के लिए कंट्री के प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर इमरजेंसी के दौरान जनता के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर लिया जाता है और देश इस पीरियड में पूरी तरह ऑटोक्रेसी की तरह फंक्शन करता है। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने भी देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, बल्कि आजाद भारत में इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी लगाई गई थी। भारत में सबसे पहली इमरजेंसी लगाने वाले नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान देश में इमरजेंसी लागू की थी, जिसके 5 साल बाद 1968 में इस इमरजेंसी को रिवोक किया गया। इसके बाद भारत को दूसरी इमरजेंसी का सामना 1971 में करना पड़ा, जब भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। एक तरफ जहां दूसरी इमरजेंसी अभी भी चल रही थी, वहीं 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर देश में तीसरी इमरजेंसी को भी लागू कर दिया था। इस इमरजेंसी ने भारत के न केवल पॉलिटिकल बल्कि सोशल ग्राउंड को भी बदल दिया था। ये इमरजेंसी पहले 2 इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उन 2 इमरजेंसीज को बाहरी आक्रमण के बेसिस पर लागू किया गया था। इसका मतलब था कि उस वक्त भारत चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, इसलिए लंबे समय तक लागू रहने के बावजूद इसका भारत के आम लोगों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन थर्ड इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लागू हुई थी। ये पहला ऐसा आपातकाल था जिसने भारत के आम लोगों को डायरेक्टली प्रभावित किया। लेकिन इस इमरजेंसी को लागू करने के पीछे का कारण क्या रहा? साल 1966 भारत एक ऐसे फेज से गुजर रहा था जब फूड स्टोरेज, बढ़ती बेरोजगारी, लो प्रोडक्टिविटी और बढ़ती गरीबी ने देश की इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। साथ ही 1965 की वॉर ने हालत को बद से बदतर बना दिया था। अपने अच्छे दिनों के लिए जहां गरीब जनता भारत सरकार का मुंह देख रही थी, वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने से ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। इस वक्त देश को जरूरत थी तो एक ऐसे पावरफुल लीडर की जो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता था, देश को स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभार सकता था। और फिर इंडियन डेमोक्रेसी को साथ मिला इंदिरा गांधी का।
प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने वाली ये लेडी न केवल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बल्कि इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनकर भी उभरी। लेकिन उनके लिए शुरुआत इतनी भी आसान नहीं रही। 1966 में जब सत्ता की कमान इंदिरा गांधी ने संभाली तो केवल देश ही मुश्किलों से नहीं गुजर रहा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस से गुजर रही थी। वह पार्टी की सबसे वीक लीडर थी, जिसका सत्ता में आना ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक मजाक था। खुद राम मनोहर लोहिया का कहना था कि इंदिरा गांधी सत्ता में बैठी वो गूंगी गुड़िया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने पर्दे पर खड़ा किया है। इसके साथ ही जनता के बीच में उनकी छवि एक कमजोर लीडर की बनी रही। 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स उनके हाथ से निकल गए। इंदिरा गांधी अपने आप को अब तक एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं कर पाई थी, लेकिन उनकी इमेज भी धीरे धीरे बदलती नजर आई। कभी हिचकिचाहट के साथ यूनियन बजट पेश करने वाली प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बैंक नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स एबोलिशन जैसे कई बड़े फैसले लेती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभरती है और देश में इमरजेंसी का कारण भी बनता है। सत्ता में आने के साथ ही इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच पावर टसल शुरू हो जाता है और उनके पूरे शासन काल में जारी रहता है। जहां एक तरफ वो विकास के लिए कुछ कड़े और बड़े कानून बदलने की कोशिश करती है, वहीं उनके रास्ते में जुडिशरी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है, जो कई बार उनके फैसले को ओवर रूल करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें बैंक्स नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स एबोलिशन के रूप में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत के 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने का फैसला लिया। इसके तहत प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप अब सरकार के हाथ आने वाली थी। जाहिर है JRD टाटा जैसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि बैंक्स को नेशनलाइज करने से देश के गरीब वर्ग, छोटे किसान और आम जनता को भी इसका फायदा मिलेगा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। बैंकों को नेशनलाइज करने की होड़ में जब सरकार को आभास हुआ कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने में मुसीबतें आ सकती है, तब जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट के ऑफिस छोड़ने से पहले ही रातों रात इसे साइन कराया जाता है, जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसे बैंक नेशनलाइज हो जाते हैं। ये कानून जहां आम जनता के वेलफेयर के लिए लागू किया जाता है, वही शेयर होल्डर्स और प्राइवेट बैंक ओनर्स इस कानून के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर्स RC कूपर अपनी आवाज उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट भी RC कूपर का साथ देते हुए ये कहती नजर आती है कि यह फैसला 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स और शेयर होल्डर्स के लिए काफी डिस्क्रिमिनेटरी और अनफेयर है। साथ ही इसके लिए उन्हें दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन भी काफी कम है, इसीलिए इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी जीत जरूर होती है, लेकिन इंदिरा गांधी इस हार को एक्सेप्ट नहीं करती। जल्द ही वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू अमेंडमेंट लेकर आती है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवर्स हो जाता है और भारत के 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी का ये डिसीजन पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बदल कर रख देती है। अब तक जो बैंक्स केवल शहरों तक सीमित थे, उनकी कई ब्रांचेस देश के गांव कस्बों तक पहुंच जाती है और इंदिरा गांधी का ये फैसला उन्हें जनता के दिल में एक खास जगह दिलाने में कामयाब रहता है। लेकिन वो यही नहीं रुकती, बल्कि और एक नया बिल इंट्रोड्यूस करती है जो रॉयल फैमिलीज की जड़ें हिला देती है। 1971 में इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स एबोलिशन पर जोर देती है। ये खास तरह की पेमेंट थी जो सरकार प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को देती थी। 1947 में जब देश को आजादी मिली थी, तब इंडिया में जुड़ने वाली प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज के लिए सरकार की तरफ से एक पेमेंट की गारंटी दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी इस एग्रीमेंट को दूसरी नजर से देखती है। उनकी नजर में ये एक स्पेशल प्रिविलेज था जो भारत के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से मेल नहीं खाता था। इसीलिए उनका मानना था कि इस स्पेशल प्रिविलेज को एबॉलिश करना जरूरी है। इसी मकसद से प्रिवी पर्स एबोलिशन बिल कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिलती। इससे इंदिरा गांधी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जरूर है, लेकिन वह अपने इरादों से पीछे नहीं हटती।
1971 इलेक्शंस के दौरान भी वह प्रिवी पर्स एबोलिशन पर जोर देती है। उनके इस थॉट को भारी पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है। जल्दी ही सरकार एक नया प्रोक्लेमेशन लेकर आती है जिसके तहत प्रिंसली स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर दिया जाता है। देश में किसी भी रॉयल फैमिलीज को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती, जिससे प्रिवी पर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत सरकार की इस एक्ट से रॉयल फैमिलीज में खास नाराजगी देखने को मिलती है। जल्द ही ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और वो इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। इंदिरा गांधी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, लेकिन इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जरा भी रास नहीं आता। इसीलिए वह जुडिशियल ऑब्स्टिकल से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेती है और इसी के तहत इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिवर्स कर देती है। इस अमेंडमेंट में साफ कर दिया जाता है कि प्रिवी पर्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाएगा। इस फैसले को आम जनता का साथ तो मिलता है, लेकिन रॉयल फैमिलीज पर यह फैसला बिजली की तरह गिरता है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करने में भी पीछे नहीं रहते। इन अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी आम जनता में छा जाती है। जिस प्रधानमंत्री को ऑपोजिशन कांग्रेस की कठपुतली समझते थे, अब वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। खास तौर पर गरीब, दलित, महिलाएं और माइनॉरिटीज इंदिरा गांधी के सपोर्ट में होते हैं। अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में वो गरीबी हटाओ जैसे पावरफुल स्लोगन देती नजर आती है। फिर 5 नवंबर 1971 को इंदिरा सरकार 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है। इसमें कहा जाता है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस ला सकती है और 20th अप्रैल 1972 को वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि पब्लिक यूज के लिए अगर सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त करती है तो उसके लिए दिए जाने वाले कंपनसेशन का अमाउंट भी सरकार ही तय करेगी और उसमें कोर्ट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। लेकिन सरकार के इस अमेंडमेंट पर केशवानंद भारती केस का साया छा जाता है और इंदिरा गांधी के इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दरअसल 1969 में केरल सरकार 2 भूमि सुधार कानून लागू करती है। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों के लैंड को जब्त करने का फैसला सुनाती है, लेकिन इसके खिलाफ एडनीर मठ के हेड केशवानंद भारती अपनी आवाज उठाते हैं और आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि संविधान के अनुसार धर्म के प्रचार के लिए मठ, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार लोगों को दिया गया है। इसीलिए सरकार ने संस्था की जमीन जब्त करने के लिए जो कानून बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कानून में इस तरह किए गए बदलाव को लेकर केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ना केरल सरकार बल्कि इंदिरा गांधी की सरकार को भी खुली चुनौती देते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अनलिमिटेड बदलाव करके उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल सकती है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बेंच केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाती है, जिससे भारत के हर एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का भविष्य तय हो जाता है। 68 डेज की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अनलिमिटेड अमेंडमेंट कर सकती है, पर वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी कि सरकार फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ जैसे प्रिंसिपल्स को नहीं बदल सकती। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर केस के हिसाब से डिसाइड हो सकता है। इस फैसले से जुडिशरी की पावर रिस्टोर जरूर हो जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच डिसएग्रीमेंट की खाई और बढ़ जाती है और दोनों के बीच ये पावर टसल आगे भी जारी रहता है। 1971 में कांग्रेस एक बड़ी मेजॉरिटी से जीतती है और इंदिरा गांधी एक बेहद ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरती है। केवल तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत पर इंदिरा की कांग्रेस का ही राज रहता है। उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की पॉपुलैरिटी तब और भी बढ़ जाती है जब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत को पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत मिलती है। साथ ही यूएसएसआर और भारत के बढ़ते रिश्तों के लिए ऑपोजिशन लीडर भी उन्हें मां दुर्गा का रूप कहने से पीछे नहीं रहते हैं। 1971 वो दौर होता है जब इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर पीक पर होता है। हालात इस कदर उनके फेवर में होते हैं कि वह अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पर कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को चुनती है।
ये वॉर इंदिरा गांधी के लिए पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जरूर लेकर आती है, लेकिन इसकी कीमत भारतीय लोगों और इंडियन इकोनॉमी को चुकानी पड़ती है। बांग्लादेश से मिलियंस की संख्या में रेफ्यूजी वेस्ट बंगाल और असम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाकर बस जाते हैं। एक तरफ वॉर और दूसरी तरफ बढ़ती रेफ्यूजी पॉपुलेशन का बर्डन इंडियन रिसोर्सेज पर बुरी तरह पड़ता है। इसी दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट भारत को दिए जाने वाले एड्स भी बंद कर देती है, जिससे न केवल देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है बल्कि गरीबों की संख्या में भी इजाफा होता है। फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, देश इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाता है और कारोबारियों को मंदी का सामना करना पड़ता है। साथ ही फेल्ड मॉनसून के चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी के लिए हालात तब और बुरे हो जाते हैं जब लोगों के लिए जरूरत की चीजें खरीदना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार के लिए गरीबी हटाना भी मुश्किल बन जाता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी में भी करप्शन बढ़ने लगता है। कुछ यही हाल स्टेट गवर्नमेंट्स का भी होता है, जिसमें करप्शन तेजी से बढ़ता है। इन सब के बीच 1973 में सिचुएशन तब बदल जाती है जब दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी पर इसके वर्स्ट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस बीच पॉलिटिकल करप्शन आसमान छूने लगता है। 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल का एक बड़ा घोटाला सामने आता है। एक तरफ जहां उन पर करप्शन के संगीन चार्जेस लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हाई प्राइस ऑफ फूड के चलते मिडिल क्लास लोग पहले ही क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। 20 दिसंबर 1973 को एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हॉस्टल फूड फीस में 20% हाइक के चलते हड़ताल पर उतर आते हैं। ऐसी ही एक हड़ताल 3 जनवरी 1974 को गुजरात यूनिवर्सिटी में भी होती है, जो कि स्टूडेंट और पुलिस के बीच क्लैश में बदल जाती है। इस क्लैश की आग धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल जाती है और सभी स्टूडेंट्स भड़क उठते हैं। आगे फूड और एजुकेशन को लेकर गुजरात के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्राइक पर उतर आते हैं और इस स्ट्राइक को अहमदाबाद में मिडिल क्लास पीपल और फैक्ट्री वर्कर्स का भी साथ मिलता है और आगे चलकर प्रोफेशनल्स और लॉयर्स भी स्ट्राइक का हिस्सा बन जाते हैं। इस मूवमेंट को नव निर्माण मूवमेंट कहकर बुलाया जाता है। लोग डिमांड करते हैं कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए और मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल अपने पद से रिजाइन कर दे। प्रेशराइज होकर इंदिरा गांधी को भी जनता की डिमांड को मानना पड़ता है और चिमनभाई पटेल को 9 फरवरी 1974 को अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ गुजरात की स्टेट असेंबली को भी भंग कर दिया जाता है और गुजरात में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। गुजरात का प्रोटेस्ट जल्द ही बिहार भी पहुंच जाता है। बिहार में प्रोटेस्ट की चिंगारी की हवा देने का काम एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण करते हैं। इसीलिए आगे चलकर इस प्रोटेस्ट को जेपी मूवमेंट कहकर भी बुलाया जाता है। दरअसल जब नव निर्माण मूवमेंट की वजह से चिमनभाई पटेल अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, तब मोटिवेटेड होकर बिहार में भी स्टूडेंट्स करप्शन के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट की जंग छेड़ देते हैं। 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक बड़ा कन्वेंशन बुलाते हैं, जिसमें स्टेट्स के सभी स्टूडेंट लीडर्स को इनवाइट किया जाता है। ये सभी स्टूडेंट मिलकर बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन करते हैं, जिसका प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव को चुना जाता है। 18 मार्च 1974 को जब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन चल रहा होता है, तभी बिहार छात्र संघर्ष समिति बिहार विधानसभा का घेराव कर लेती है। विधानसभा की सभी सड़कों को बंद कर दिया जाता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और टेलीफोन एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाया जाता है और एजुकेशन मिनिस्टर रामानंद सिंह के रेजिडेंस पर आग लगा दी जाती है। इससे पुलिस और स्टूडेंट के बीच प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। पूरे राज्य में हजारों स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के करप्शन का विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और इन प्रोटेस्ट को फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण के द्वारा लीड किया जाता है। जेपी नारायण बिहार से निकली विरोध की आग पूरे देश में फैला देते हैं। पटना की सड़कों पर वो एक बड़े जुलूस को लीड करते हैं और करप्शन के लिए इंदिरा गांधी सरकार को खुलेआम दोषी ठहराते हैं। अपने इस प्रोटेस्ट को वो सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नाम देते हैं और स्टूडेंट से अपील करते हैं कि वह इस मास मूवमेंट में शामिल हो। जेपी नारायण नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से का दौरा भी करते हैं और स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स,
और इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को अपने आंदोलन की ओर आकर्षित करते हैं। करप्शन के खिलाफ बिहार का ये मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट में बदल जाता है। जगह जगह हो रहे इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का केवल एक ही मकसद होता है और वो था बिहार स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना और स्टेट सीएम का रेजिग्नेशन। लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अडिग रहती है और एक भीषण विरोध के बाद भी बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर अपनी सीट पर काबिज रहते हैं। जब बिहार आंदोलनों की आग में जल रहा होता है तब इस प्रोटेस्ट का असर रेलवेज वर्कर्स में भी देखने को मिलता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग आवर्स और सैलरी में बढ़त को लेकर रेलवे वर्कर्स में भी इस कदर एजिटेशन भरी होती है कि 8 मई 1974 को कई रेलवे वर्कर्स रेलवे स्ट्राइक पर चले जाते हैं। आगे ये स्ट्राइक 3 हफ्तों तक जारी रहती है और इसे समाजवादी एंड ट्रेड यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा लीड किया जाता है। इस प्रोटेस्ट में 17 लाख से भी ज्यादा रेलवेज वर्कर्स हिस्सा लेते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि 3 हफ्तों के लिए रेलवेज पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। इससे न केवल इकोनॉमी पर स्ट्रेन पड़ता है बल्कि इंदिरा सरकार पर भी प्रेशर डेवलप होता है। देश के कोने कोने में कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे ये प्रोटेस्ट सबूत होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी लेगेसी खो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी 1 साल तक चले इस प्रोटेस्ट के बाद भी बिहार की सरकार को डिसॉल्व नहीं करती है, बल्कि देश में हो रहे इन मूवमेंट्स को वो एंटी नेशनल करार देती है और पब्लिक की बात मानने से इनकार कर देती है। इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट मार्च 1975 में उन्हें इलेक्शन फ्रॉड एलिगेशंस में दोषी करार दिया जाता है। ये मामला 1971 के इलेक्शन से जुड़ा होता है। इंदिरा गांधी पर आरोप लगता है कि 1971 में उन्होंने इलेक्शन सीट जीतने के लिए इलेक्शन माल प्रैक्टिस का सहारा लिया। ये आरोप सोशल कैंडिडेट राज नारायण लगाते हैं, जो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली की सीट से इलेक्शन में खड़े हुए थे। राज नारायण चुनाव जरूर हार जाते हैं, लेकिन अपने साथ हुए इनजस्टिस के खिलाफ वह पिटीशन फाइल करते हैं और ये आरोप लगाने से नहीं चूकते कि इंदिरा गांधी ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, बैलेंस को मैनिपुलेट किया, इलेक्शंस में करप्शन किया और गलत तरीके से जीत हासिल की। कुल 14 एलिगेशंस इंदिरा गांधी पर लगाए जाते हैं। इलाहाबाद कोर्ट मानती है कि इंदिरा गांधी ने यूपी में इलेक्शन भाषण देने के लिए यूपी गवर्नमेंट की मदद से एक बड़ा स्टेज बनाया था। उन पर यह भी आरोप साबित होता है कि अपने पर्सनल इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए उन्होंने यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट भी बनाया, जो इलेक्शंस के वक्त भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इलाहाबाद कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से डिस्क्वालीफाई कर देती है और डिक्लेयर करती है कि अगले 6 साल तक वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। ये पहली बार होता है जब देश की प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है और उन्हें अपनी पोजीशन से हटाया जाता है। जाहिर था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट का यह वर्डिक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, उससे पहले ही देश में हल्ला मच जाता है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कई ऑपोजिशन लीडर सड़क पर उतर आते हैं। मौके का फायदा उठाकर ऑपोजिशन लीडर भी जनता को इंदिरा गवर्नमेंट के खिलाफ करने में सफल रहते हैं। जो जनता कभी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में उठती थी, अब वही उनके खिलाफ हो जाती है। बगावत की ये आवाज तब और बुलंद हो जाती है जब 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी की अपील सुनती है। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट साफ कर देती है, अगले इलेक्शन तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती है, लेकिन उनकी सारी प्रिविलेज छीन ली जाएगी। अगले 6 सालों के लिए वो वोट नहीं कर सकती और न ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। ये वर्डिक्ट इंदिरा सरकार को हिला कर रख देता है। वो सत्ता को हाथ से निकलती हुई देख रही थी। इंदिरा गांधी पर ऑपोजिशन का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। ऑपोजिशन लीडर एक बड़ी भीड़ के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, रेवोल्यूशनरी नारे लगाए जाते हैं। खुद जेपी नारायण इस बार खुलकर सामने आते हैं और संपूर्ण क्रांति प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। देश में बढ़ते करप्शन, इन्फ्लेशन के लिए वो खुलेआम इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो स्टूडेंट से अपील करते हैं कि बाहर निकलकर वो भी इस क्रांति में हिस्सा बने। लगभग 1 लाख लोग उनके समर्थन में रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहां वो जबरदस्त भाषण देते हुए रामधारी दिनकर की पोइट्री रिसाइट करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके अलावा वह पुलिस और मिलिट्री फोर्स से भी कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार की सुनना बंद कर दे और उनके किसी ऑर्डर्स को फॉलो करना बंद कर दे।
इंदिरा गवर्नमेंट जेपी नारायण के इस भाषण को देश में रिवोल्ट भड़काने के रूप में लेती है, जिससे गुस्साई जनता भी अब जेपी नारायण के सपोर्ट में नजर आती है। हालांकि इसके खिलाफ कांग्रेस लीडर्स भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रैलीज निकालते हैं, लेकिन मामला इस कदर बढ़ जाता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देश के सामने होता है। जब इंदिरा गांधी को लगता है कि वह अपना बना बनाया पॉलिटिकल करियर खो सकती है और सत्ता की कमान उनके हाथ से फिसल सकती है, तब पावर को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का सहारा लेती है। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करती है और उनके एडवाइस पर देश के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एक रिटन लेटर भेजती है, जिसमें वो नेशनल इमरजेंसी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते देश की सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित करना जरूरी है। आगे होता भी ऐसा ही है। 26 जून के अर्ली आवर्स में ही बिना ही किसी वार्निंग के पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। सुबह जब जनता की आंखें खुलती है तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। वो अपने फंडामेंटल राइट्स खो चुके होते हैं, प्रेस अपनी फ्रीडम खो चुकी होती है और कई नेता सलाखों के पीछे होते हैं। लोगों के सामने अब एक ऐसा नेशन होता है जिसकी डेमोक्रेसी पिंजरे में बंद तोते के समान रह जाती है। नेशनल इमरजेंसी का पहला परिणाम ये निकलता है कि आधी रात को ही रैलीज में बैठे ढेरों ऑपोजिशन लीडर्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और एल.के. आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही प्रोटेस्ट के लीडिंग फेस जेपी नारायण और कई इंडियन एक्टिविस्ट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी रात जब प्रिंटिंग प्रेस कल के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस छापने की तैयारी कर रही होती है, तभी सरकार सभी लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफिस की पावर सप्लाई कट कर देती है। इसके पहले जर्नलिस्ट कुछ समझ पाते उससे पहले ही सभी ऑपोजिशन लीडर, इंडियन एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स सलाखों के पीछे होते हैं। अगली सुबह इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आती है और डिक्लेयर करती है कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। एक ही रात में देश की राजनीति की हवा बदल जाती है। इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की सरकार सबसे बड़ी वजह 1971 वॉर, 1973 ऑयल क्राइसिस और सूखे को बताती है। सरकार दावा करती है कि रिवॉल्ट्स और प्रोटेस्ट के चलते इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इमरजेंसी की आड़ में इंदिरा गांधी पॉलिटिकल पावर को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन इसके लिए पब्लिक को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इंडिया एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस जाता है। फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन से ना तो जनता के पास सरकार से सवाल पूछने की आजादी बचती है और ना ही अन्याय के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा पाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के सस्पेंशन से 2 दिन तक प्रिंटिंग प्रेस पर रेड पड़ती रहती है और न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट और एडिटर्स के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स और गाइडलाइंस सेट करती है। जर्नलिस्ट को और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कुछ भी छापने से पहले चीफ प्रेस एडवाइजर की परमिशन लेना जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरजेंसी की ऐसी मार पड़ती है कि मई 1976 तक लगभग 7000 जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ विरोध जताने के लिए इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स एक नया तरीका अपनाते हैं। वो कुछ लिखने के बजाय अपने एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ यही हाल देश की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है, जिन्हें अगले 2 साल तक जेल की सलाखों में बंद रखा जाता है। इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को हवालात में बंद रखा जाता है। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमेशा से सरकार के खिलाफ आवाज उठाती आई थी, उन्हें पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। कई एक्टिविस्ट लीडर अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ अपने मूवमेंट को जारी रखते हैं। इलेक्शन पोस्टपोन करा दिए जाते हैं और राज्यों पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। ट्रेड यूनियन को भी इंदिरा सरकार के फोर्सफुल रूल्स को मानना पड़ता है।
जिसके तहत ट्रेड यूनियन एक्टिविटी पर बैन लगा दिया जाता है। वर्कर्स को स्ट्राइक करने की सख्त मनाही होती है। सभी वर्कर्स के लिए फिक्स्ड वेज तय होता है और 2 साल तक बोनस का कोई स्कोप नहीं रखा जाता। इन रूल्स के खिलाफ विरोध जताने वाले हर वर्कर को स्ट्रिक्ट रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां सरकार जनता की आवाज को हर तरफ से बंद कर देती है, वहीं दूसरी तरफ विकास और इकोनॉमिक प्रोग्राम की आड़ में इंदिरा सरकार कई ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है जो जनता के दिलों में सरकार के लिए नफरत भर देती है। इसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम मास स्टेरिलाइजेशन का होता है, जिसे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा 5 पॉइंट प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का एक सक्सेसफुल नेता बनने की होड़ में संजय गांधी एक 5 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, जिसका मकसद वो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, डाउरी और कास्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना बताते हैं। लेकिन जनता का नेता बनने के बजाय वो ऐसे तानाशाह बनकर उभरते हैं जिससे जनता उन्हें एक्सट्रीम हेट करने लगती है, और इसकी वजह उनका फोर्सफुल मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम होता है। 1975 से 1977 के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए संजय गांधी बड़े ही अनसेफ तरीके से मेन वुमेन की नसबंदी करवाते हैं। इसके लिए लोगों को उनके घर, रेलवे स्टेशंस, फील्ड्स और सिनेमा हॉल से पकड़ कर जबरदस्ती कैंप्स में लाया जाता है और उनकी जबरन नसबंदी कराई जाती है। इसके तहत 81 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्टेरिलाइज किया जाता है। भारतीय इतिहास के इस दौर में लोग डर के कारण अपने घरों में छिपकर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ जहां संजय गांधी के मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम से जनता पहले ही आहत होती है, वहीं अप्रैल 1976 में दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए संजय गांधी एक डेमोलिशन ड्राइव लॉन्च करते हैं। दिल्ली को एक सुंदर शहर में बदलने की आड़ में वो कई अनऑथोराइज्ड स्लम्स और सेटलमेंट्स को गिरवा देते हैं। खासकर करोल बाग, टर्कमैन गेट और जामा मस्जिद के करीब बसी सभी बस्तियों को टारगेट किया जाता है। बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को गिरा दिया जाता है। इससे होता यह है कि एक बड़ी तादाद में गरीब लोगों को अपनी जगह और रोजगार छोड़कर पास के गांवों में रिलोकेट होना पड़ता है। इस प्लान के सभी ऑर्डर हालांकि संजय गांधी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उनके पास कोई पद नहीं होता है। संजय गांधी के इस ऑपरेशन को पब्लिक से इतना क्रिटिसिज्म मिलता है कि कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और तुर्कमान गेट के पास धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब 18 अप्रैल 1976 को पुलिस तुर्कमान गेट पर धरने पर बैठे लोगों पर ओपन फायर कर देती है। बुलडोजर से कई लोगों के घर और दुकानें गिरा दी जाती है। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, पुलिस उन पर गोली चला देती है। करीब 20 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। सत्ता के दम पर इंदिरा गांधी सरकार न केवल जनता की आवाज को दबा देती है, बल्कि कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करती है जो उनके हाथ में बड़ी पावर देती है। इस बीच वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पब्लिक सर्विस इंप्रूव करने के लिए कई प्लान्स भी बनाती है, लेकिन नॉन कांग्रेसी हवा देश में आग की तरह फैल जाती है। ऊपर से इंदिरा गांधी जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडिस और कई लीडर्स पर क्रिमिनल केसेस भी लॉन्च करती है, जिससे जनता में सरकार की इमेज गिरती चली जाती है। इसके विपरीत जेल में रहने के बाद भी लोगों के दिलों में जेपी नारायण हीरो बनकर उभरते हैं। लोग मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और चरण सिंह जैसे लीडर्स में अपना फ्यूचर लीडर देखने लगते हैं। 1971 में जिस प्रधानमंत्री को जनता आयरन लेडी की तरह देखती थी, अब वही लोगों के लिए एक तानाशाह बनकर उभरती है। पहली बार देश कांग्रेस का हाथ छोड़ जनता पार्टी का हाथ थामने को तैयार बैठी होती है। जनवरी 1977 को जब सभी प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता है, तब इंदिरा गांधी को आभास तक नहीं होता कि आने वाले इलेक्शंस उनकी सत्ता का सफाया कर सकते हैं। इसीलिए मार्च 1977 में जब जनरल इलेक्शंस बुलाए जाते हैं, तब कांग्रेस को अपनी जीत की भरपूर उम्मीदें होती है। लेकिन जीत इस बार जनता पार्टी के हाथ आती है, जो अपनी कैंपेनिंग में इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते नजर आते हैं। इसी का नतीजा ये निकलता है कि रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी को राजनारायण से करारी शिकस्त मिलती है। कांग्रेस की हार जनता के लिए लोकतंत्र की जीत बनती है और पहली बार देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बनती है। पीएम के रूप में सत्ता की कमान मोरारजी देसाई संभालते हैं और इंडियन हिस्ट्री का ये डार्केस्ट चैप्टर यही क्लोज हो जाता है।